Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 10 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके 9 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और हर पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। सो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, IBPS और UPSC, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो विदाउट बीइंग डिलेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है कर्नाटका की राजधानी है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो था ना भारत का, वो था अप्सरा। उसका नाम था अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये आपको त्रिवेंद्रम में मिलेगा। और त्रिवेंद्रम कहाँ मिलेगा? केरला में मिलेगा। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। देहरादून आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल भी देहरादून ही है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका एकदम, अगर आप ग्लोब देखोगे ना, पूरे पृथ्वी का अगर आप ग्लोब देखोगे तो अंटार्कटिका एकदम वाइट है और एकदम साउथ में मिलेगा आपको। ठीक है, रफली अगर मैं अर्थ बनाऊंगा तो इस तरह से अगर अर्थ है तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंटार्कटिका। ठीक है, एकदम नीचे मिलेगा और एकदम वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई, 90% से ऊपर पार्ट इसका बर्फ़ से बना हुआ है या बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, प्रयोगशाला भी है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में जो हमारी पहली प्रयोगशाला है, वो भी परमानेंट प्रयोगशाला, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलाइजा टेस्ट होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक डिसीज़ है। और ये जो आगे देखते हैं, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज़ जो होता है ना, उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है और ब्लैक बॉक्स उसका सिर्फ नाम है, उसका रंग होता है नारंगी। ठीक है, यानी ऑरेंज कलर का होता है, नाम होता है ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट है खुर पका व मुंह पका रोग, इनमें से किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में ये रोग मिलता है, ये डिसीज़ मिलती है गाय में और भैंस में, यानी बेसिकली कैटल्स में मिलती है, खुर पका और मुंह पका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे कहते हैं बिट। ठीक है, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, एक एक बिट करके 8 बिट हो जाती हैं, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। आगे देखते हैं, 1024 बाइट मिलके फिर क्या बनाते हैं? 1 किलो बाइट बनाते हैं। फिर 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनाते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से 1024 मेगाबाइट मिलके 1 गीगाबाइट यानी जीबी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? यानी 27.78% जो लोग हैं भारत में वो शहरों में रहते हैं। 27.78% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? 940, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो 940 महिलाएं हैं। 1000 मेल पे 940 फीमेल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात या लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में, यानी बहुत ही कम हरियाणा में फीमेल्स हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि कोई राज्य है और उसमें लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, यानी उसका साइज़ तो छोटा है, यानी एरिया वाइज तो वो काफ़ी छोटा है, लेकिन लोग उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से बिहार वो राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसका एरिया वाइज साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन बिहार काफ़ी छोटा साइज़ है उसका एरिया वाइज, फिर भी वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे बड़ा राज्य है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ONGC का मुख्यालय देहरादून में मिलेगा। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। आगे देखते हैं,
भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पे है? आर्कटिक क्षेत्र में, यानी आर्कटिक रीजन आपको कहाँ मिलेगा? मैंने आपको बताया था जो अंटार्कटिका है ना वो आपको नीचे मिलता है, ठीक है, लेकिन जो आर्कटिक है वो यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा। आर्कटिक आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आर्कटिक क्षेत्र जो है ना वहाँ पे हमारा अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री। कौन सा है? हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय यानी नेशनल म्यूजियम की बात हो रही है। नेशनल म्यूजियम कोलकाता में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे इसके अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष? संविधान सभा के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या है? राष्ट्रपति भी रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42nd अमेंडमेंट में हमें जो शब्द और हमने जोड़े वो हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑलराइट, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले आता है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ रफली कैसे। अगर सपोज़ ये हमारा इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ पे केरल मिलेगा आपको, यहाँ पे, ठीक है। ये केरल है और ये साउथ है और ये क्या है? वेस्ट है। तो बीच में कौन सा पार्ट होगा? बीच में होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, और यहीं से मानसून आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आएगा केरल में। ऑलराइट, आगे देखते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? यानी दूरदर्शन पहले ना ब्लैक एंड वाइट आता था, फिर एक कलर्ड आने लग गया। कब से? 1982 से आने लग गया था, ठीक है। 1982 से दूरदर्शन कलर्ड आने लग गया था। और 1984 में क्या हुआ था? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। और सिख दंगे भी 1984 में ही हुए थे। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है, ठीक है। पांडा ये चाइना में आपको मिलेगा, चाइना में मिलेगा पैंडा। आगे देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? उसका नाम है इंटरनेट, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता कौन है? आज जो हम ईमेल करते रहते हैं ना उसके जो जन्मदाता है वो हैं रे टॉमलिंसन, ठीक है। रे टॉमलिंसन है ईमेल के जन्मदाता। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP जो वर्ड है ना ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से यानी आर्चरी से है। ये तीरंदाजी करती हैं दीपिका कुमारी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है, ठीक है। जो हमारे पास नोट है ना 100 के 50 के, उसमें 17 प्रकार की भाषाओं का यूज़ किया जाता है। 17 भाषाओं में लिखा जाता है कि कितने रुपए हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यानी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कब आया था? तो 1789 में आया था। ऑलराइट, 1789 में आया था फ्रांस में क्रांति। दुनिया के मज़दूरों एक हो ये नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने ये एक स्लोगन दिया था, दुनिया के मज़दूरों एक हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति में ये नारा काफ़ी फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को बोलते हैं एशिया का नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अगर
इंडिया में नहीं, पूरे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो 7 में से एक एशिया भी है कॉन्टिनेंट। तो एशिया में अगर बात करें कि एशिया का नोबेल प्राइज़ क्या है, जिसे कहते हैं कि ये एशिया का नोबेल प्राइज़ है, तो वो है मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। और ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे देते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, यानी जो ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा मतलब हार्म पहुंचाती है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी बोलते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, बट लास्ट में उसको क्या किया ना, प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को हटा दिया गया तो 8 ही बचे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से। पहले हिंदी में बताऊँगा, फिर इंग्लिश में बताऊँगा। हिंदी में अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद करो, बुध से स्टार्ट करो और बुध के बाद आपको एक दिन छोड़ना है, ठीक है। तो बुध सबसे पहले जो सबसे नज़दीक है सूर्य के। बुध के बाद एक दिन छोड़ना पड़ेगा, यानी शुक्र। दूसरा ग्रह शुक्र है। फिर आता है संडे। संडे कोई ग्रह नहीं होता, तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे। फिर आता है मंगल, चौथे पे मंगल। फिर आता है बृहस्पति, पाँचवें पे बृहस्पति। फिर छठे पे क्या आएगा? शनि। शनि के बाद आता है सातवां अरुण, आठवां वरुण। तो सातवां आठवां वरुण है। अगर इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और फिर यूरेनस। आगे देखते हैं, तो अभी 8 प्लैनेट हैं सौरमंडल में। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो वो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है ना, बारिश का पानी, ये सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का। भारत में किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ताप विद्युत का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ताप विद्युत कैसे? कोयले से सबसे ज़्यादा हम बिजली का निर्माण करते हैं। रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो जो रेडियो वेव्स है वो आयन मंडल से यानी आयनोस्फेयर से, जो रेडियो वेव्स है ना, वो आयनोस्फेयर से परावर्तित होती है या परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटोस्फियर। जो हम लोग जिसमें रहते हैं ना, वो होती है ट्रोपोस्फियर, वो 18 किलोमीटर तक होती है। उसके ऊपर होती है स्ट्रैटोस्फियर, और स्ट्रैटोस्फियर में ही हवाई जहाज़ उड़ते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं होते हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है ना ट्रोपोस्फियर, उसमें बादल होते हैं, तभी तो हमें बारिश और बादल सब दिखाई देता है। उसके ऊपर बादल, बारिश से ऊपर जो लेयर है ना, उसको बोलते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रैटोस्फियर। वहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। क्षोभ मंडल यानी जो सबसे निचली परत है, इसको अभी मैंने आपको बताया कि इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम कितनी ऊंचाई होती है? तो 18 किलोमीटर तक होती है। यानी यहाँ से ज़मीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक आपको क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर मिलेगा। फिर मिलेगा आपको स्ट्रैटोस्फियर, इसके ऊपर मिलेगा आपको आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर के ऊपर मिलेगा आपको एक्सोस्फेयर। आगे देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है या किन महीनों में एक्टिव रहता है? तो जून से सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक जो बारिश होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है, और वो सबसे पहले केरल में एंटर करता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा जी ने की थी। ये कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी। लेडी विद द लैम्प, ये इस नाम से कौन फेमस है? तो लेडी विद द लैम्प ये फेमस है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ये फेमस है लेडी विद द लैम्प के नाम से। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल करते हैं ना अपने अंदर, हमें भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो जलने में भी ऑक्सीजन गैस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। बिना ऑक्सीजन के हम गैस नहीं, मतलब कि हम आग नहीं लगा सकते। आप चाहे ट्राई कर लेना, आप कोई शीशे में ना आग लगा देना, मतलब शीशे के अंदर कोई कैंडल जलाना, शीशे से उसको ढक देना, एयर उसको मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन उसको मिलेगी नहीं, तो तुरंत ही बुझ जाएगी। तो बिना ऑक्सीजन के हम आग नहीं जला सकते हैं। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का जो 29 किलोमीटर तक ऊंचा भाग पाया जाता है वो 97.7% यानी 97% तक है, ठीक है। इसके ऊपर वायुमंडल बहुत ही कम रह जाता है। यानी अगर ज़मीन से आप 29 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो आपको बहुत सारा वायुमंडल मिलेगा, इसके ऊपर आपको वायुमंडल नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। तो देखो, एक नई कारतूस आई थी
ठीक है। तो इनफील्ड नाम था उसका। तो कारतूस में लोग बोल रहे थे कि चर्बी से बनी हुई है ये कारतूस, और जो हिंदू थे वो कहते गाय की चर्बी से बनी, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको मुंह से खोलना पड़ता था। और जो मुसलमान थे उनको उनको लगा था कि ये सूअर से बनी हुई है, तो वो सूअर को अवॉइड करते हैं। तो दोनों को ये बुरा लगा कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कुछ लोगों ने इसका विद्रोह किया। तो फिर यहाँ से क्रांति स्टार्ट हो गई थी 1857 में। आगे देखते हैं, सन 1906 में ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब देखो 1906 में ना जो बांग्लादेश है ना वो भारत के अंदर ही था। 1947 में अलग हुआ था ना, पाकिस्तान अलग भारत से, लेकिन 1906 में तो एक ही था। तो उस समय ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। तो किसने इसकी स्थापना की थी? आगा खान ने और सलीमुल्लाह खान ने। आगा खान ने और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में ढाका में, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल दो भागों में बट गया था, ठीक है। एक तो ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज भी हमारे पास है। ईस्ट बंगाल जो था वो अभी बांग्लादेश के नाम से मशहूर है। ऑलराइट, तो 1905 में क्या हुआ था? जो बंगाल था ना वो दो भागों में बट गया था। फिर 1906 में ये मुस्लिम लीग बन गई थी और इसको आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में जो कांग्रेस थी ना वो दो भागों में बट गई थी। एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे और दूसरे थे मॉडरेट, यानी एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो जो गरम दल था ना एक्सट्रीमिस्ट, उसमें तीन नाम काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाल लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये तीनों नाम काफ़ी पॉपुलर हैं। आगे देखते हैं, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो डाक टिकट 1854 में, 1854 में। अगर इसके एक साल पहले जाएंगे 1853 में, तब भारत में पहली रेल चली थी, ठीक है। तो भारत में पहली रेल चली थी 1853 में, और 1854 में क्या हुआ था? पहली डाक टिकट जारी हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त ये लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, उसमें बाबर जीता था। दूसरा हुआ था 1556 में, ठीक है, 1556 में, और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीता था। इसके अलावा तीसरा हुआ था 1761 में, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, इसमें मराठा हार गए थे। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान का था, वो बहुत ही बुरी तरह से उसने हराया था, ठीक है। तो 3 ही पानीपत के बैटल हुए हैं। पानीपत आपको हरियाणा में मिलेगा। आगे देखते हैं, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? दिल्ली में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ की सीढ़ियों से गिर के मर गया था, इसका नाम था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो था ना अकबर का पिता था और बाबर का बेटा था। आगे देखते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय, गुजरात में जीत के आया था, तो उसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी गया, वहाँ पे उसने एक बुलंद दरवाज़ा बनवा दिया। ऑलराइट, तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया इसने बुलंद दरवाज़ा। किसने बनवाया? अकबर ने। आगे देखते हैं, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? भू राजस्व की 10 साला पद्धति ये अकबर ने लागू की। आगे देखते हैं, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगाबाद में ताजमहल की जैसी हूबहू एक कॉपी, जिसको रेप्लिका कहते हैं, वो बनवाई औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बिल्कुल ताजमहल की एक कॉपी बनवाई। आगे देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। लंदन क्या इंग्लैंड की राजधानी है, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस जब बनी थी ना, तो उसमें भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन था उसमें भारत का वायसराय। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में, ठीक है। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, इन्होंने ये संस्थापक रहे, और W.C. बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट रहे। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, यानी इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, और ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वर्ल्ड का। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 2 है, तो अगर ये इस तरह से, तो ये पश्चिमी घाट होता है और ये होता है पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को।
तम्बाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? तो तम्बाकू के स्मोक में या धुएं में होता है निकोटीन, निकोटीन होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए लागू रहता है। इसके बाद आपको संसद में बिल पास कराना होगा, ठीक है। सपोज़ अभी कोविड-19 चल रहा है तो अभी संसद बंद है, तो इस समय अगर कोई अध्यादेश ला सकता है तो राष्ट्रपति ला सकता है, यानी कोई नया कानून लगा देगा। लेकिन उसको जब संसद चालू होगी ना, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस कानून को पास भी होना चाहिए। दोनों सदनों के सदस्य उसे कहें कि हाँ भैया ठीक है, ये सही है, इसे लागू करते हैं, वरना वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं वो नियम। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे हल्की गैस होती है। लेकिन इससे भी हल्की एक गैस है, उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ क्यों नहीं करते फिर? क्योंकि वो ज्वलनशील, एक मतलब एक्सप्लोजिव गैस है, बहुत जल्दी वो उसमें आग लग जाती है, इस वजह से उसका यूज़ नहीं करते गुब्बारों में, हीलियम का करते हैं। वायुयान के जो टायर होते हैं ना, उसमें भी हीलियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो स्प्लीन करता है, यानी प्लीहा, हिंदी में कहते हैं प्लीहा या स्प्लीन, ठीक है। वहाँ पे होता है मानव शरीर का रुधिर बैंक। आगे देखते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का दूध ना वो पीला हो जाता है, क्यों? कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीला हो जाता है। आगे देखते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और 10 दिसंबर को मनाते हैं क्या? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स एक बीमारी है, जबकि जिस वायरस से फैलती है उस वायरस का नाम है HIV। ऑलराइट, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा ने भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। आगे देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज की तार जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं कि लाइट का करंट अगर ज़्यादा हो जाए ना, तो हमारे टीवी, फ्रिज ये सब बचा रहे, तो फ्यूज लगा देते हैं। जैसे ही करंट तेज़ या धीमा होगा ना, तो फ्यूज उड़ जाता है, तो कनेक्शन बीच में, कनेक्शन सप्लाई क्या होती है? इंटरवीन हो जाती है, तो लाइट चली जाती है। तो हम क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज की जो तार लगाते हैं वो किस चीज़ से, किस पदार्थ से मिलकर बनी है? तो टिन और लेड, यानी टिन और शीशे से मिलके बनाते हैं उसकी हम तार को। किसकी तार को? फ्यूज़ की तार को, ताकि बहुत जल्दी वो पिघल जाए और वो ब्रेक कर दे। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन बाबा ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी का जो नियम है वो दिया था न्यूटन ने। इनके 3 नियम हैं। आगे देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई थी? जो हीटर होता है ना घरों में, उसकी जो कॉइल होती है वो किस धातु से मिलकर बनती है? तो नाइक्रोम से बनी हुई होती है। जो हीटर की कॉइल होती है वो नाइक्रोम से बनी हुई होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं, यानी कि हेमेटाइट से और मैग्नेटाइट से हम लोहा निकाल लेते हैं, ठीक है। लोहा हम कहाँ से निकालते हैं? मैग्नेटाइट से निकालते हैं और हेमेटाइट से निकालते हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का, यानी कौन से एसिड का यूज़ करते हैं? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार की बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई 1971 में, 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी इनको अपना गुरु मानते थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म हुआ था 1866 में। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन जो था ना, उसको लीड किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व या लीड किया था उसे। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुझे अब तुम सर मत कहो, ये मैं उपाधि लौटा रहा हूँ। जलियांवाला बाग जो है ना वो आपको पंजाब के अमृतसर में मिलेगा। काफ़ी बड़ा पार्क है और लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, कोई भी वहाँ पे हिंसक कार्य नहीं हो रहा था, बट फिर भी जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और काफ़ी लोगों को वहाँ पे उन्होंने मार दिया। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो शहर में। टोक्यो जो है ना राजधानी है जापान की। जापान की जो करेंसी है वो क्या है? वो येन है। और शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसको कहते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएँ या फिर वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? इनका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो इम्यूनिटी पावर होती है ना इंसानों में, वो WBC की वजह से ही होती है। अगर WBC कम हो जाएंगी तो इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाएगी, लोग बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जो जनक है वो है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास जी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी थी अहमदनगर की शासक या फिर शासिका, ठीक है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा अगर आप संदेश भेजोगे तो उसको कहते हैं ईमेल, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज, ठीक है, 26 माइल्स एंड 385 गज ये होती है मैराथन। जो लोग दौड़ते हैं ना तो 26 मील दौड़ते हैं लगभग वो। आगे देखते हैं, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो समुद्री जल ना शुद्ध जल नहीं होता, उसमें नमक बहुत मिला होता है, उसको पी नहीं सकते। उसको पीने के बाद और प्यास लगेगी, प्यास बुझेगी भी नहीं और नमक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो उसको बोलते हैं आसवन, ठीक है, आसवन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम। तो झेलम नदी पर यह है तुलबुल परियोजना, ठीक है। तो पंजाब जो है ना भारत का राज्य, पंजाब 5 नदियों के नाम पे रखा गया है, सतलुज, चेनाब, रावी, झेलम, ठीक है। तो ये कुछ 4 नदियाँ, बाकी एक और कौन? सतलुज हो गई आपकी, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ठीक है। 5वीं एक और है, अभी मेरे को याद, व्यास नदी। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियों से के नाम पे पड़ा है पंजाब नाम, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम क्या है? तो 1/10। अगर लोकसभा की बैठक होगी ना तो कम से कम जितने भी सदस्य हैं उसमें से 1/10 होने चाहिए। अगर सपोज़ 545 लोग हैं तो इसका 10% तो लोग होने चाहिए, लगभग 55 लोग तो होने चाहिए संसद में या लोकसभा में, तब जा कर के लोकसभा की बैठक हो पाएगी। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास बहुत अच्छा उगता है और मूंगफली बहुत अच्छी उगती है, ठीक है। तो ये आपको काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? ये आपको भारत के वेस्ट में मिलेगी, यानी कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे मिलेगी। आगे देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। लाल मिट्टी में क्या होती है? आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% जो क्षेत्रफल है ना भारत का, उसमें तो खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है ना, वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं झूम खेती। पूर्वोत्तर कौन सा राज्य हो जाएंगे? सपोज़ मैं रफली एक मैप बना देता हूँ, ये कुछ भारत है, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो राज्य है पूरब, ये पूरब हो गया और ये उत्तर हो गया। तो पूर्वोत्तर क्या होगा? ये होगा पूर्वोत्तर। तो ये जो राज्य है ना पूर्वोत्तर वाले, ठीक है, तो यहाँ की जो खेती होती है उसको बोलते हैं झूम खेती। आगे देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटका में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैचों में सबसे पहले सेंचुरी लगाई थी लाला अमरनाथ ने। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to the channel and hit the bell icon to get every single notification. Alright, thank you so much.